अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग एंटेना एंड प्रोपगेशन कोर्स के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। सो ये जो चैप्टर है बेसिकली इट विल बी ऑफ 3 लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 31 अप टिल 33 एंड इट इज़ वीक 11 कंटेंट। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम 1.5 लेक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और जो 1.5 लेक्चर है दैट विल बी फॉर द नेक्स्ट वीक। सो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इट्स अबाउट एरे एंटेनाज, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें विल टॉक अबाउट लीनियर एरेज, प्लेनर एरेज। विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सर्कुलर एरेज बिकॉज वो इन्हीं की एक्सटेंशन है। जो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू सर्कुलर एरेज एज वेल। सो विल नॉट बी कंसिडरिंग सर्कुलर एरेज इन आवर डिस्कशन, विल जस्ट टॉक अबाउट लीनियर एरेज एंड प्लानर एरेज। सो दिस इज़ वीक 11। तो इसके बाद हमारे पास 5 मोर वीक्स हैं आफ्टर रमज़ान, जिसके अंदर हम लोग बाकी जो कंटेंट है वो हम कवर करेंगे इस कोर्स का। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द course outline. So we'll start off with the introduction, then we'll talk about a 2-element array. जिस तरह हम हमेशा से एक छोटी example लेते हैं and we try to understand how an array actually work. So we'll take an example of 2 elements in an array and then we'll extend this discussion to n elements linear array. So इस case में हम consider करेंगे कि जो arrays हैं they have uniform amplitude and spacing. We'll talk about what these things are. फिर हम लोग we'll try to actually cover half of this portion, और नेक्स्ट लेक्चर में विल कंक्लूड दिस टॉपिक एंड देन विल टॉक अबाउट दी एन एलिमेंट लीनियर एरेज डायरेक्टिविटी। फिर एंड पे हम कुछ डिज़ाइन प्रोसीजर देखेंगे एंड देन विल कंक्लूड द लेक्चर बाय टॉकिंग अबाउट प्लेनर एरेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली बिफोर वी स्टार्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर नंबर 14 and overall it's lecture number 31 and part 1 of lecture number 32. So this is about chapter number 6 and it's about array antennas. Okay, so let's start off with the introduction. So in the previous chapter the radiation characteristics of a single element array element antenna were discussed and analyzed. So इससे पहले हम लोगों ने वायर एंटेना देखा, लूप एंटेनास देखे, all those antennas were just single element antennas. तो हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर what we're going to do is we're going to talk about what is going to happen to the radiation pattern when we are going to have an array of those elements. They can be linear wire antennas as well, they can be loop antennas as well. So usually the radiation pattern of a single element is relatively wide. अगर हम सिंगल एलिमेंट की बात करेंगे तो जिस तरह हमने पहले देखा था कि जिस तरह हमने एक लीनियर वायर एंटेना या एक डायपोल एंटेना को देखा था, तो हमने देखा था उसका जो रेडिएशन पैटर्न बना था इट वाज लाइक अ फिगर ऑफ 8 विच इज़ रिलेटिवली वाइडर यू कैन से। सो उसकी वजह से उसकी डायरेक्टिविटी इट्स रिलेटिवली यू कैन से लेस डायरेक्टिव. सो each element provides low values of directivity and gain. So since उनका जो रेडिएशन पैटर्न है वो relatively कम वाइड है, तो उसकी वजह से उसकी जो डायरेक्टिविटी है इट इज़ लेस इन वैल्यू एज वेल. सो इन मैनी एप्लीकेशन इट इज़ नेसेसरी टू डिज़ाइन एंटेनास विद वेरी डायरेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमारी कई दफ़ा एप्लीकेशन ऐसी होती हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कि आपके पास जो एंटेनास हैं उनकी डायरेक्टिविटी ज़्यादा हो. सो इन ऑर्डर टू हैव हाई डायरेक्टिविटी और हाई गेन्स वी हैव 2 ऑप्शंस टू अचीव दिस. First of all, this can be accomplished by increasing the electrical size of the antenna in terms of wavelength. The other way is to enlarge the dimensions of the antenna without necessarily increasing the size of the individual element, is to form a assembly of radiating elements. So या तो हम उनका electrical size बढ़ा दें एंटेना का, या फिर हम एक assembly of radiating elements जिसको हम array of radiating elements भी कहते हैं, we can employ this option as well. So in order if we have any of these 2 options, we can actually increase the directive characteristics or high gain of a particular antenna. So array is an assembly of antenna elements arranging in a orderly fashion. So आप एक खास सीक्वेंस से उसको अरेंज करते हैं. The elements are usually identical. So उस array के अंदर जितने भी elements होंगे they will all be identical in shape and size and characteristics. So the total field of an array is a vector superposition of the field radiated by the individual elements. So basically जो आपके पास overall field बनेगी आपके एक array के अंदर, that will be the vector superposition. So हर individual element का जो radiation field होगी उसको आप superimpose करेंगे and then the overall
radiating field will be the superposition of all those radiating fields generated by individual elements. So to provide very directive pattern, it is necessary that the partial fields, that is the fields generated by the individual elements, interfere constructively in the desired direction and interfere destructively in the remaining space. So आपके पास जो design होगा आपकी उस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का ऑफ द एरे ऑफ एलिमेंट्स, वो इस तरह होना चाहिए कि जितने भी फील्ड्स जनरेट हो रही हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स की, वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, ताकि वो सारी फील्ड्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करें, एंड इन दैट केस यू विल हैव अ डायरेक्टिव पैटर्न. और जो दूसरी डायरेक्शंस के अंदर दे शुड इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, ताकि वहाँ पे आपके पास और मैक्सिमाज या और मेन लोब जो है वो जनरेट ना हो. यू शुड हैव नल्स इन अदर डायरेक्शंस. So what are the advantages of using array antenna? First of all, higher directivity, जिस तरह हमने भी बात की, and then they have narrower beam. So जितना directive antenna होगा उसकी beam उतनी narrow होगी. It will not be a wider beam as we talked about a simple dipole antenna. Again इसके lower side lobes होते हैं, और ये हमारा objective भी है कि हमारे पास जो side lobes हैं वो कम हो, ताकि आपके पास जो energy है वो undesired direction में जो है वो radiate ना हो. It should only direct it in the desired direction. And then you can also employ electronic स्टेरेबल बीम एज वेल. इलेक्ट्रॉनिक स्टेरेबल बीम का मतलब क्या है बेसिकली, कि आपके पास जो आपके पास मेन बीम होगी आपके एंटेना की, आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर. ये हम आगे जाके जब हम फेज्ड एरे एंटेनास को डिस्कस करेंगे, विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली change the direction of the beam from one direction to another. We'll talk about that. So this is an advantage as well. फिर इसके अंदर टाइप्स भी हैं. You have a fixed direction array antenna and there is a steerable array of antenna as well. Steerable में मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि फिजिकली आप उस एंटेना को मैकेनिकली किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखकर उसकी डायरेक्शन चेंज करवाएं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द एरे आप इलेक्ट्रॉनिकली उस बीम को रोटेट कराएं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर. दैट इज ए फेज्ड एरे एंटेना एज वेल. तो अब इस केस में विल टॉक अबाउट बोथ दीज फिक्स्ड डायरेक्शन एंड स्टेरेबल, यू कैन से स्टेरेबल बीम phased array antenna as well in this lecture as well. So in an array of identical elements, there are in general 5 controls that can be used to shape the overall pattern of the antenna. तो आपके पास जब array of elements available होंगे किसी भी एक arrangement में, तो there are actually 5 things that actually control the overall shape of the pattern जो वो antenna generate कर रहा होगा. So first of all is the geometrical configuration. Geometrical configuration का मतलब है कि वो जो elements हैं वो किस तरह एक कन्फिग्रेशन में अरेंज हुए हैं, क्या वो लीनियरली अरेंज हुए हैं या वो सर्कुलरली अरेंज हुए हैं. सो जिस तरह हमने अभी शुरू में बात की थी, चैप्टर इज अबाउट लीनियर एरेज, प्लेनर एरेज एंड सर्कुलर एरेज. सो ये इनकी ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन है. सो व्हेन वी से लीनियर एरे, तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर एक्स वाई जी, let me just say this is x, this is y and this is z. तो अगर एलिमेंट्स आपके पास लीनियरली अरेंज हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी एक एक्सेस के ऊपर यू हैव n elements arranged. Let me just highlight it as a cross for example. ये आपके पास जो है एक एक्सेस के ऊपर लीनियरली अरेंज हुए हैं आपके पास रेडिएटिंग एलिमेंट्स. अगर ये प्लेनर की बात होगी तो इट विल बी इन ए फॉर्म ऑफ अ प्लेन. तो आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं एक प्लेन के अंदर अरेंज हुए होंगे लाइक दिस. ठीक है. सो इट्स अ 2-dimensional configuration ऑफ द लीनियर एलिमेंट्स. और सर्कुलर के केस में एज द नेम सजेस्ट कि आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक सर्कल की फॉर्म है. फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एक सर्कल की configuration में अरेंज हुए होंगे on the XY plane. So this geometrical configuration actually determines whether it is a linear array, planar array or a circular array. So this geometrical configuration plays a vital role in actually shaping the overall pattern of the antenna. Second thing is the relative displacement between the elements. कि ये जो elements आपके पास हैं इनके बीच में distance कितना है, how far apart they are in terms of wavelength, that will also contribute to the shape of the overall pattern. Then the excitation amplitude of the individual element and excitation phase of the individual element. तो आप जो हर element को जो signal provide कर रहे हैं या जो आप source इसको feed कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड और फेज जो है वो क्या है. सो बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ द फीड टू ईच
element, you can change the overall pattern as well. And then the relative pattern of individual element, और ये इस पे भी मैटर कर रहा होता है कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं इनका रेडिएशन पैटर्न कैसा है, बिकॉज उन सब ने कम्युलेट होकर सुपर इम्पोज होकर आपका ओवरऑल शेप बनानी है आपके इस एरे एंटेना के रेडिएशन पैटर्न की. सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स दैट एक्चुअली आर यूज्ड टू शेप द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द एंटेना. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए 2 एलिमेंट एरे, जहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक एरे है जो कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस एक z एक्सिस के क्रॉस है एंड देयर आर जस्ट 2 एलिमेंट्स along z एक्सिस, और हम देखेंगे इस केस में हमारे पास रेडिएशन पैटर्न किस तरह निकलता है. सो राइट नाउ वी आर कंसीडरिंग 2 एलिमेंट एरे ऑफ हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल्स. सो यू हैव 2 इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल्स along the z एक्सिस, और अगर मैं ओरिजिन से बात करूं तो ये जो ओरिजिन से ये वाला जो इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल है इट इज एट अ डिस्टेंस d/2 एंड दिस इज आल्सो d/2. सो इन दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू d. और जिस तरह पहले भी डिस्कस करते आते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट इन स्पेस, तो द डिस्टेंस फ्रॉम दिस डाइपोल टू दैट पॉइंट इज r1 and from this to that point is r2 and from the origin it is r, and the angle it makes with the z axis it is theta, and this is theta 1 and this is theta 2. So if we talk about far field observations, because as we have said earlier कि हम far field observation में interested हैं, तो far field के केस में आपके पास ये जो तीनों vectors हैं they will be parallel to each other. So when r1 r and r2 are parallel, then theta 1 theta 2 will be equal to theta. So ये एंगल आपके पास सेम हो जाएंगे. ठीक है, हम इस ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन को डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी व्हाट विल हैपन टू द ओवरऑल ई फील्ड जनरेटेड बाय दीज 2 radiating elements. So before we actually talk about the radiating fields, we have to talk about the concept of phasing. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम पहले भी कुछ जगहों पे डिस्कस कर चुके हैं, बट वी आर जस्ट रिकॉलिंग दिस कि किस तरह डिस्टेंस जो है इट एक्चुअली इनकॉर्पोरेट्स अ फेज चेंज इन द सिग्नल. सो इट्स जस्ट अ रिकॉल, आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों को ये चीज़ पहले पता होगी. सो इफ यू टॉक अबाउट अ ट्रैवलिंग वेव, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सोर्स है जिसके जो सिग्नल जनरेट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसका फेज 0 है, इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस d, तो आपके पास जो ये सिग्नल होगा इसके अंदर एक फेज चेंज आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी e⁻⁻j⁡kd. एक्चुअली इसका फेज जो है वो 0 है. बेसिकली द सिग्नल इज e⁻j 0 तो जब ये एक डिस्टेंस d ट्रैवल करेगा तो हमें पता है द वैल्यू ऑफ वेव नंबर विच इज k इज इक्वल टू 2π/λ, कि आपके पास कितना फेज चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डिस्टेंस. तो ये जो d है, इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय d, दिस इज द ओवरऑल फेज चेंज दैट विल अकर इन दिस पर्टिकुलर सिग्नल. तो हमारे पास जो अब सिग्नल मिलेगा इट विल बी 1 e⁻⁻j⁡kd, because this is k and this is d, so kd. So actually it was 0, तो आपके पास जो फेज चेंज आ रहा है वो kd फेज चेंज आ रहा है. So this kd actually determines how much phase change will occur when this wave will travel a distance d. So we can call it as e⁻⁻j⁡kd after a distance d. और इसको हम लिख सकते हैं e⁻j⁡psi से भी, और psi बेसिकली क्या है, psi is equal to minus kdj, sorry j will not be, it will be minus kd, so minus kd जो यहाँ पे हम देख रहे हैं. So अब अगर यही जो सोर्स है इसके अंदर अगर हम एक फेज इंट्रोड्यूस कर दें -β/2, तो अगेन जब हमारे पास ये जो हमारे पास सोर्स है ये d डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो हमारे पास जो ओवरऑल फेज यहाँ पे आएगा इट विल बी इक्वल टू psi इज इक्वल टू -j प्लस β/2. ठीक है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी टाइपो मिस्टेक है. ये जो अगर e⁻j⁡psi है तो देन देयर शुड नॉट बी अ j ओवर हेयर, इट शुड बी -kd. लाइकवाइज देयर शुड नॉट बी अ j हेयर. सो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं आप टाइम पे. सो इस केस में आपके पास जो ओवरऑल रिसीव्ड सिग्नल होगा उसका जो फॉर्म होगी इट विल बी c e⁻j⁡psi, और c क्या है, c उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और जो फेज है इट इज psi. सो यू कैन सी दिस इज द फेज psi. सो द ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि व्हेन द वेव ट्रैवल्स अ डिस्टेंस d, it actually incorporates a phase change in the signal. We already know this, so it was just a recap about the topic. So if we talk about 2 element array, if we recall the far zone electric field of horizontal infinitesimal dipole in the yz plane, so अगर आप लोग चैप्टर नंबर 4 को रिकॉल करें, उसके अंदर हमने एक टॉपिक देखा था जिसके अंदर हमने बात की थी कि आपके पास अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल हो अबव द ग्राउंड प्लेन, तो हमने उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट देखा था जिसमें हमारे पास एक डायरेक्ट
कंपोनेंट था और एक रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट था. सो ये जो एक्सप्रेशन है ये उसकी डायरेक्ट जो कंपोनेंट है उसकी एक्सप्रेशन है. और वो कन्फिगरेशन कैसी है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड दिस इज योर ग्राउंड प्लेन. सो योर dipole is actually placed horizontally here, और ground reflected अपना ground जो plane है उसकी वजह से जो हमारे पास mirror image create होता है because of the image theory जो हमने last time discuss की थी, वो आपके पास एक इस तरह की शेप में dipole जो exist कर रहा होता है. और आपको याद होगा हमने बात की थी कि at a point P हमारे पास एक डायरेक्ट कंपोनेंट आ रहा होगा और एक हमारे पास रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट आ रहा होगा, और वो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट इस तरह होगा जिस तरह इट इज बीइंग जनरेटेड बाय दिस इमेज. तो ये हमारे पास डायरेक्ट कंपोनेंट था एंड दिस वाज द रिफ्लेक्टेड वन. सो ये जो डायरेक्ट कंपोनेंट है, दिस इज द सेम केस दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, दैट वी हैव रेडिएटिंग एलिमेंट placed at a distance t from say for example the origin. तो हमारे पास ये जो डायरेक्ट कंपोनेंट है, this is actually given by this expression over here, this one. और ये you can go back and confirm this expression as well. So उस केस में जो ये psi है, this is the angle that it actually makes with the y-axis. तो ये जो angle है, this is the angle psi. So you can go back to chapter number 4 and confirm this expression as well. So और उसी के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि जो sin of psi है, this is equal to 1 minus cos square psi. और this cos square psi in terms of theta and phi is actually 1 minus sin square theta sin square phi. तो हमारे पास ये जो sin psi है, this is equal to 1 minus sin square theta sin square phi whole under root for a horizontally placed infinitesimal dipole. तो अब इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि ये जो डायपोल है इट इज प्लेस्ड इन yz प्लेन, तो if we again go back to the geometry that we talk about since chapter number 2, okay, if this is your x, this is your y and this is your z, the angle it actually makes with the x is phi and what it makes with the z is theta. तो अगर हमारे पास जो टू एलिमेंट्स हैं ये अगर yz प्लेन में है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज इन दिस प्लेन, तो इस केस में जो phi होगा, phi will be equal to pi by 2. So if we have phi is equal to pi by 2 in yz plane, तो जब phi is equal to pi by 2 होगा तो sin pi by 2 will be equal to 1 and it will be equal to 1 minus sin square theta, and 1 minus sin square theta is nothing else but cos square theta and square root of cos square theta is cos theta. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी e of psi की in this case will be equal to j time eta k I. अभी हमने I की बात नहीं की बिकॉज उस केस में हमने I नॉट जो है वो कांस्टेंट करंट अज्यूम किया हुआ था. राइट नाउ वी विल हैव सम करंट I and then you have L e raised to power minus j k r over 4 pi r and then you will have cos of theta. ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगी फॉर ए हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड infinitesimal dipole in the yz plane. ठीक है, सो अब इस केस में हमारे पास चूंकि दो एलिमेंट्स हैं, वन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d by 2 from the you can say ground, or I should say this is my reference point. From my reference point it is d by 2 and the other is at d by 2 as well. So in this case जो ये जो एलिमेंट है आपके पास, हम कहते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम फीड कर रहे हैं एक करंट I1 से जिसका मैग्नीट्यूड I नॉट है और फेज जो है वो बीटा बाई 2 है. ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड फेज सेम है, जो मैग्नीट्यूड है उसके करंट का वो I नॉट सेम है और जो फेज है वो माइनस बीटा बाई 2 है एंड बीटा इज द फेज डिफरेंस. ठीक है, इससे हम उसको फीड कर रहे हैं. सो हमारे पास जो ओवरऑल टोटल फील्ड आएगी वो क्या होगी, बेसिकली इट विल बी दी इक्वल टू द सम ऑफ द टू एलिमेंट्स इन द yz प्लेन. तो अगर एक एलिमेंट का E1 है, द अदर वन इज E2, तो हम दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट I is equal to I naught e raised to power j beta by 2 for antenna 1 or the dipole 1, and I is equal to I naught e raised to power minus j beta by 2 for the second one. So this is first one and this is the second one. एक तो हम ये चीज़ रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, और दूसरा फर्स्ट के लिए जो R है ये होगा R1 और सेकंड के लिए जो R होगा वो होगा R2. So we are going to replace these R's as well. ठीक है, so and again ये जो थीटा है, for this theta would be equal to theta 1 and this one is equal to theta 2. ये we are actually talking about this arrangement, ये जो arrangement हमारे पास बनी हुई है. So when you substitute the values and you add these two E field expressions, we get this expression over here. So you have j eta k I naught L over 4 pi
and then these two exponentials. Basically we get this expression by replacing this I with I naught e raised to power j beta by 2, and then you have e raised to power minus jkr. So because bases are same, the powers will add, so you get this expression here, and then for the second one you get a positive sign here, and you have replaced this theta by theta 1 and for theta 2 for the second element. So हमारे पास ये पूरी expression आ जाती है. But since for far field हमने ये बात डिस्कस किया कि थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, और जो r1 r2 r3 ये पैरेलल लाइंस हैं, एंड इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वी कैन राइट r1 इन टर्म्स ऑफ r एंड r2 इन टर्म्स ऑफ r एज वेल. सो अगर हम देखा जाए r1 क्या है, बेसिकली इफ यू ड्रॉ प्रोजेक्शन फ्रॉम हेयर ऑन टू r, यू कैन से कि r1 जो है इट इज नथिंग एल्स बट r माइनस this segment of this length. और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, यू कैन जस्ट अप्लाई d cos of theta. यहाँ पे जो डिस्टेंस है इट इज d by 2, तो इट विल बी d by 2 cos of theta. जबकि r2 को अगर हम r की फॉर्म में लिखें, अगेन यू ड्रॉ प्रोजेक्शन हेयर, तो जो r2 है इट इज r प्लस दिस सेगमेंट विच इज d by 2 cos of theta. सो ये अप्रोक्सीमेशन अब यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे. सो हमारे पास फॉर फील्ड ऑब्जर्वेशंस क्या है, दैट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, और r1 जो है वो है r माइनस d by 2 cos of theta, एंड r2 इज r प्लस d by 2 cos theta. तो दिस इज फॉर फेज वेरिएशन, और एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए हम r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r लेंगे, जैसे हम पहले पिछले चैप्टर्स में भी कंसिडर करते आए हैं. सो यूजिंग द अबव अप्रोक्सीमेशन द टोटल फील्ड रेडिएटेड बाय द टू एलिमेंट्स विल नाउ रिड्यूस टू दिस एक्सप्रेशन. तो वो ये एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगी. अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे ये दो एक्सपोनेंशियल्स हैं, इन दोनों एक्सपोनेंशियल्स को यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ कॉस, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉस है cos थीटा इज इक्वल टू e रेज़ पावर j थीटा प्लस e रेज़ पावर माइनस j थीटा ओवर 2. सो चूंकि हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वी डोंट हैव अ 2 इन द डिनोमिनेटर, तो हम 2 इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यू विल हैव 2 cos ऑफ थीटा. तो हमारे पास यहाँ पे 2 cos ऑफ दिस थीटा इज दिस एंगल ओवर हेयर. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है, ठीक है. एंड दिस एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल ई फील्ड जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स विच आर two horizontally placed infinitesimal dipoles, ठीक है. So now if you look closely at this expression, आपके पास ये जो part है, this part is nothing else but the same expression that we have over here for a single element, that is j eta k I naught l e raised to minus j k r over 4 pi r into cos of theta. So this expression over here, this is the expression for the field generated by a single element. और ये जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, इट इज़ द सेम एरे फैक्टर जो इससे पहले हम पैटर्न मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते आ रहे थे. ये जो एलिमेंट है, दिस एक्चुअली इज कॉज्ड बाय द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स. तो अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास जो उसकी एरे फैक्टर आ रहा है, इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, और जो सिंगल एलिमेंट है वो ये है, ठीक है. सो इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन से एप्लीकेशन, जहाँ पे हम किसी भी एरे का रेडिएशन इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस पैटर्न मल्टीप्लिकेशन रूल. सो वी विल सी दैट लेटर ऑन. So it is apparent that the total field of the array is equal to the field of a single element positioned at the origin multiplied by a factor which is widely referred to as a array factor. So ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है, ये एक ऐसे एलिमेंट के लिए है जो कि ओरिजिन पे प्लेस्ड है, ठीक है. सो और जो दूसरा एलिमेंट है, ये जो दूसरा आपके पास एलिमेंट है इस एक्सप्रेशन का, दैट इज नोन एज array factor, ठीक है. So thus for the two element array of constant amplitude, the array factor is given as this second element. ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास पूरी एलिमेंट दी हुई है, 2 cos of 1 by 2 k d cos theta plus beta. This is your array factor for a two element array of constant amplitude. So अगर इसको मैं नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो नॉर्मलाइज फॉर्म निकालने के लिए ऑल वी हैव टू डू इज कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है हम उससे उसको डिवाइड कर दें. तो कोसाइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, so the peak value is 2. so अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, I will get the normalized value. So this is the normalized expression for the array factor which is cos of 1 by 2 k d cos theta plus beta. ये array factor की normalized form है. So the array factor is a function of geometry of array and the excitation phase. तो अगर हम array factor को देखें, तो इसके अंदर हमारे पास ये आपके पास एक geometry of the array d, because d actually defines how far the elements are placed from one another. अब इस example में they are placed at a distance d from each other, linear array के केस में. And then the excitation phase, कि हमने उसको किस phase के साथ excite किया हुआ है. ये दो elements define करते हैं कि array factor जो है वो किस तरह का होगा. So by varying the separation d and or
the phase beta between the elements, the characteristics of the array factor and of the total field of the array can be controlled. So d और बीटा को चेंज करके आप array factor को, ये जो आपके पास array factor है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, and that will actually change the overall radiation pattern of the array. So let's take an example of example here, which is example number 6.1. अब इस केस के अंदर हम सिर्फ रिजल्ट्स को कंक्लूड कर रहे हैं. वी नॉट गोइंग टू लुक एट द डिटेल्स ऑफ हाउ दीज रिजल्ट्स आर जनरेटेड. अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि किन पर्टिकुलर केसेस में हमारे पास रेडिएशन पैटर्न किस तरह का होता है. सो इस एग्जांपल में विल टॉक अबाउट द एलिमेंट रेडिएशन पैटर्न, द एरे फैक्टर एंड द टोटल फील्ड पैटर्न ऑफ द टू एलिमेंट एरे. सो अगर हम बात कर रहे हैं इस टोटल फील्ड की, तो विल टॉक अबाउट कि जो सिंगल एलिमेंट का रेडिएशन पैटर्न कैसा है, एरे फैक्टर का रेडिएशन पैटर्न कैसा है, और फिर टोटल रेडिएशन पैटर्न कैसा है. सो अब इस केस में हमने जो टू एलिमेंट एरे ऑफ इनफाइनेटेसिमल हॉरिजॉन्टल डाइपोल्स को जो किया, दे आर आइडेंटिकल, और उनकी जो फेज एक्साइटेशन है वी हैव कंसिडर इट टू बी लाइक दिस, कि जो बीटा है वी हैव कंसिडर इट टू बी 0. इट मीन्स उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. दे आर आइडेंटिकल एलिमेंट्स एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ λ/4. सो जो ईच एलिमेंट का जो रेडिएशन पैटर्न है, बिकॉज इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, तो यू हैव गेटिंग अ फिगर ऑफ 8 लाइक दिस. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस एक्सप्रेशन और दिस पैटर्न फॉर अ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड डाइपोल. और जो आपके पास एरे फैक्टर है, इट लुक्स मोर लाइक अ आइसोट्रोपिक सोर्स. सिर्फ इसके यहाँ पे एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे यू हैव एनर्जी 3 dB लेस देन दैट. अदरवाइज इट लुक्स लाइक एन आइसोट्रोपिक सोर्स. तो अगर आपके पास एक आइसोट्रोपिक सोर्स हो, इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू पैटर्न्स टुगेदर, योर ओवरऑल पैटर्न विल लुक ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ओरिजिनल एलिमेंट पैटर्न. ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको. तो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड हैविंग दिस पैटर्न मल्टीप्लिकेशन रूल इज कि अगर आप एक एरे फैक्टर जो है उसका रेडिएशन पैटर्न फाइंड आउट कर लें, कंसिडरिंग कि हर एलिमेंट जो है उस एरे के अंदर वो एक आइसोट्रोपिक सोर्स है, it means it is radiating in all directions, so we are considering it to be general. So उस केस में जो आपके पास एरे फैक्टर आएगा, आप उस एरे फैक्टर को किसी भी एक पर्टिकुलर एंटेना एलिमेंट के रेडिएशन पैटर्न से मल्टीप्लाई कर दें, you will get the overall radiation pattern of that array. So it means कि अगर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी कि if you have an array of elements, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें that these are isotropic sources, इसका मतलब है कि आपके पास ये जो रेडिएशन पैटर्न आएगा, it will be radiating in all direction. ठीक है, so anything multiplied by this pattern it will retain that shape. ठीक है, तो अगर हम ये assume करें that these individual elements are isotropic and we find out the array factor of this arrangement, then if we multiply that array factor with any kind of element, ख्वाह वो डाइपोल एंटेना हो, सर्कुलर लूप हो, हेलिकल एंटेना, कुछ भी हो, उस इंडिविजुअल एलिमेंट का जो रेडिएशन पैटर्न होगा, हम सिर्फ उस रेडिएशन पैटर्न को इस ओवरऑल एरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द ओवरऑल रेडिएशन पैटर्न ऑफ द एरे ऑफ दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स. सो दिस इज एन ईजी वे टू एक्चुअली फाइंड आउट द ओवरऑल एनर्जी ओवरऑल ई फील्ड जनरेटेड बाय एन एरे ऑफ एलिमेंट. लाइकवाइज इस केस में हम लोग जो फेज डिफरेंस है, वे कंसिडरिंग इट टू बी 90 डिग्री जो बीटा है, एंड d is considered to be λ/4. सो इस केस में अगेन हमारे पास जो डाइपोल है, इट्स अ सिंगल एलिमेंट, उसका रेडिएशन पैटर्न उसी तरह फिगर ऑफ 8 होगा. जबकि इसका जो एरे फैक्टर निकलता है, इफ यू पुट बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज +90, तो आपके पास एक कार्डियोइड शेप आती है. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस फॉर डिफरेंट माइक्रोफोन्स इफ यू रिमेंबर. तो आपके पास एक कार्डियोइड शेप आती है आपके एरे फैक्टर की. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस pattern with your single element pattern, this is the shape of the pattern that you will get of the overall array. So you can see this is directed towards 180, theta is equal to 180 degree, whereas at theta is equal to 0 you are having a null. So this is the overall E field generated by this particular array. Likewise, अगर हम बीटा जो है वो -90 कंसिडर करें between the two elements, so now you have a cardioid pattern for the array factor and it is directed towards 0 डिग्री. सो जब ये दोनों पैटर्न्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव अ ओवरऑल पैटर्न समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली जनरेट द ओवरऑल ई फील्ड ऑफ एन एरे ऑफ एलिमेंट्स, वेयर वी एक्चुअली फाइंड द पैटर्न ऑफ ए एरे फैक्टर and we consider the field of a single element and we multiply them together to find the overall E field of that particular array. So it is illustrated that a uniform two-element array of identical elements is equal to the product of the field of a single element at a selected reference point, usually at the origin, and the array factor of that element. So इसका मतलब है कि आप single element का जो E field है उसको which is considered to be placed at the origin और उसको multiply कर दें आप array factor के साथ, you will get the total E field. So the important thing to know is that
this is referred to as pattern multiplication of arrays of identical elements. So this is important that the elements in the array, they have to be identical. If they are not identical, you cannot use this pattern multiplication rule. So this is what is written over here, that pattern multiplication rule only applies for arrays of array of identical element. Okay. So the array factor is a function of number of elements, their geometrical arrangement and their relative magnitude, their relative phases and their spacing. तो हमारे पास जो array factor है ये बेसिकली इसकी जो एक्सप्रेशन बनती है, इसके अंदर जो चीज़ें इसको जिस पे ये डिपेंडेंट है, इट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, उनको आप एक्साइट कर रहे हैं किस मैग्नीट्यूड और फेस के सिग्नल के साथ, और उनके बीच में स्पेसिंग किस तरह है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिंग वी टॉक अबाउट द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट. So since the array factor does not depend on the directional characteristics of the radiating elements themselves, कि आपके पास जो एक्सप्रेशन array factor का निकल रहा है उसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. सो चूंकि वो इंडिपेंडेंट है, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द एरे फैक्टर बाय रिप्लेसिंग द एक्चुअल एलिमेंट्स विद आइसोट्रोपिक सोर्सेज. यही जो हमने पीछे बात की थी कि आप हर एलिमेंट को रिप्लेस कर दें आइसोट्रोपिक सोर्सेज के साथ, विच आर पॉइंट सोर्सेज, और फिर हम वो एरे फैक्टर फाइंड आउट करें. वंस द एरे फैक्टर हैज बीन डिराइव्ड यूजिंग द पॉइंट सोर्स एरे, द टोटल फील्ड ऑफ द एरे इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द पैटर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरेज. तो आप उस एरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें किसी भी एक एलिमेंट के साथ जिसकी आप एरे डिजाइन करना चाह रहे हैं. सो ईच पॉइंट सोर्स इज अज्यूम्ड टू हैव एम्पलीट्यूड, फेज एंड लोकेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन इट इज रिप्लेसिंग. तो आपके पास जिस भी पोजीशन के ऊपर आपने अपना एलिमेंट रखना था, आप उस पोजीशन के ऊपर अपना पॉइंट सोर्स को कंसीडर करें, और जो एम्पलीट्यूड और फेज आपने देना था उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, वो आप कंसीडर करें दैट यू आर गिविंग इट टू द पॉइंट सोर्स. सो विद दिस अजम्पशन यू कैन जनरेट एन एरे फैक्टर फॉर अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री of arrangement, and then you can replace that point source by multiplying it by the E field of any particular element. So let's have a look at an example. This is example 6.2. Let me just use the back side of this paper. Okay. So consider an array of two identical infinitesimal dipole oriented as shown in figure 6.1. ये वही figure है जिसके अंदर हमारे पास दो elements हैं. One is both are placed at a distance d from each other. So this is d by 2 and this is d by 2. ठीक है, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल डायपोल है, एक हॉरिजॉन्टल डायपोल यहाँ पे पड़ा हुआ है आपके पास. ये वही एग्जांपल है जो हमने पीछे देखी है अरेंजमेंट की, which is basically this one. ठीक है. So for a separation d and a phase excitation beta between the elements, so इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बीटा है, और जो फेज डिफरेंस है, सॉरी डिस्टेंस जो है वो d है और फेज डिफरेंस है वो बीटा है. फाइंड द एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर द नल्स ऑफ द एरे अकर. तो अब हमारे पास इस केस में जो हमारे पास ओवरऑल रेडिएशन पैटर्न बनेगा, वी नीड टू सी कि हमारे पास नल्स कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जो है वो नल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो द मैग्नीट्यूड एक्साइटेशन ऑफ द एलिमेंट इज सेम, और हम ये कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड एक्साइटेशन है वो हम से आई नॉट दोनों के केस में सेम है. ठीक है. ओके. सो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ओवरऑल ई फील्ड जनरेटेड बाय these two elements. तो जिस तरह हमने ये जो दो एलिमेंट्स के केस में टोटल ई फील्ड फाइंड आउट की थी, इट वाज दिस एक्सप्रेशन. सो इफ यू वांट टू लुक एट द नॉर्मलाइज्ड ई फील्ड, तो हम ये देखें कि दिस एलिमेंट ओवर हियर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. देखिए, एवरी एलिमेंट इन दिस highlighted area is a constant. I naught, r, k, eta, these are all constant values. So if I divide all this whole expression by this expression over here, we will get the normalized shape of it. तो मेरे पास जो E total normalize होगा, it will be nothing else but cos theta times 2 cos of 1 by 2 kd cos of theta plus beta. ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी. So this is the expression that we are using in this example. So the normalized expression is this expression over here. So in order to find the nulls, हमने ये देखना है कि ये जो E field है ये किस डायरेक्शन में, यानी थीटा की कौन सी वैल्यू जो है जिसके ऊपर ये जो E field है ये जीरो हो जाता है. So all we need to do is we are going to place this whole expression equal to 0. So जिस थीटा पर ये वैल्यू 0 देगा, that theta would correspond to the direction where we are having a null. So when you put this whole expression is equal to 0, it means either cos of theta is equal to 0 or this expression is equal to 0. So when cos of theta is equal to 0, it means theta would be equal to 90 degree. So जो पहला null हमारे पास आ रहा है that is at 90 degree. और अगर हम गौर से देखें, ये जो cos of theta है ये क्या किस चीज़ का थीटा है, ये जो cos theta है, if you go back to this expression, हमारे पास ये जो expression है this is for a single element.
ठीक है। और फॉर अ सिंगल एलिमेंट ये जो cos थीटा है एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जीरो हमें ई फील्ड दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ रही है वेर वी आर हैविंग अ नल, इट इज बिकॉज ऑफ द ई फील्ड ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट, इट्स नॉट फॉर द एरे फैक्टर। जो एरे फैक्टर है उसके लिए वी हैव टू कंसिडर द सेकंड पार्ट, ये जो पार्ट हमारे पास आ रहा है। सो अब इस केस में वी आर गोइंग टू पुट दिस इक्वल टू जीरो। इफ यू पुट दिस इक्वल टू जीरो, तो अगर हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें, cos जीरो कब होता है हमारे पास, cos जीरो होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 के ऊपर, सो इट इज 2n plus 1 over 2 पाई। सो इफ यू पुट n is equal to 0 1 2 you will have पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2, सो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे cos जो है वो आपको जीरो देता है। सो इसका जो आपका आर्ग्यूमेंट है, ये जो अंदर वाली टर्म है, यू पुट दिस इक्वल टू दिस, और आप थोड़ी सी जरा सिंप्लीफिकेशन करें तो थीटा की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी दिस, एंड यू कैन इजीली फाइंड दिस। ये जो आपके पास 2 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन बीटा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, के डी से ये डिवाइड हो जाएगा, एंड देन यू हैव कॉज इनवर्स, सो यू गेट दिस होल एक्सप्रेशन ओवर हियर। ठीक है, सो दीज आर द एंगल्स और आई शुड से दिस इज द थीटा फॉर n is equal to 0 1 2 and so on where you will have null in this case। ठीक है, अब इसमें n की कितनी वैल्यूज आपने कंसीडर करनी है, जब तक इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो प्लस माइनस 1 के बीच में ना रहे, क्योंकि cos की जो वैल्यू है वो 1 और माइनस 1 के बीच में रहती है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n जिसकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट 1 या माइनस 1 से ज्यादा हो जाएगा, यू विल नॉट कंसीडर दैट वैल्यू ऑफ n। ठीक है, so the null at theta is equal to 90 degree is attributed to the pattern of the individual element, जिसे हमने अभी बात की, while the remaining ones are due to the formation of the array। so ये जो बाकी nulls आपके पास आ रहे हैं ये उस array factor की वजह से आ रहे हैं। so for no phase difference between the elements, so अगर हमारे पास बीटा is equal to 0 हो जाए, for example हमने बीटा की वैल्यू 0 कंसिडर कर ली है दोनों एलिमेंट्स में, the separation d must be equal or greater than half of the wavelength in order for a first null to occur due to the array to occur। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है, let me just write it down, so this theta and because of array factor this is equal to cos inverse lambda over 2 pi d, and then you have minus beta plus minus 2n plus 1 pi। ठीक है, अगर आपके पास बीटा 0 हो जाता है in this case, so this is equal to 0, और हम इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दें आगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई डी टाइम्स 2n प्लस 1 टाइम्स पाई। ठीक है, और ये पाई इस पाई से कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2n लैम्डा अपॉन 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, और हमने d कहा है कि इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो अगर मैं d जो है वो ले लूँ लैम्डा बाई 2 फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा ओवर 2 टाइम्स लैम्डा बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, आई विल हैव 2n प्लस 1। ठीक है, सो n की वैल्यू है 0 1 2 सो एंड सो फोर्थ। अब जो आर्ग्यूमेंट है कॉज इनवर्स का, इट इज 2n प्लस 1, सो n की वैल्यू अगर 0 होगी तो वी विल हैव 1 ओवर हेयर, तो हमारे पास कॉज इनवर्स निकल सकता है। सो इफ वी हैव n इज इक्वल टू 1 इट विल बिकम 3, सो कॉज इनवर्स 3 नहीं निकलता क्योंकि कॉज की वैल्यू 1 और माइनस 1 के बीच में रहती है। सो एटलीस्ट इन ऑर्डर टू हैव वन नल, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन नल के केस में d शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा बाई 2। सो अगर इक्वल टू लैम्डा बाई 2 होगा यू विल हैव ओनली वन नल व्हेन n इज इक्वल टू 0, एक नल होगा आपके पास। और अगर आपके पास d की वैल्यू लैम्डा बाई 2 से ज़्यादा हो जाती है, इन दैट केस यू कैन हैव मोर नल्स एज वेल। इन दैट केस फॉर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ n यू विल हैव द आर्ग्यूमेंट बिटवीन प्लस 1 एंड माइनस 1, सो यू कैन स्टिल फाइंड दोज एंगल्स। सर ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट n एलिमेंट्स लीनियर एरे। जहाँ पर भी हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स की बात की थी, नाउ विल टॉक अबाउट n एलिमेंट्स इन ए लीनियर एरे, जहाँ पे इनकी यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड है हर एक के लिए, एंड देन स्पेसिंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। दिस काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म लीनियर एरे। सो लेट मी जस्ट गेट अ न्यू पीस ऑफ पेपर। ओके, सो अभी हम बात जो करने लगे हैं दैट इज कि अब हमारे पास एक n एरेज की एक n एलिमेंट्स की एक एरे है, and they are having uniform spaces between them and they are all having uniform amplitudes as well। so again उसी तरह का अगर configuration हम देखें, for example पहला एलिमेंट हमारा origin पे पड़ा हुआ है, so for example इसका फेज जो है वो 0 है, जो सेकंड एलिमेंट है उसका फेज से बीटा है, इसका उससे आगे बीटा है, so with respect to 1 it is 2 बीटा,
with respect to 1 इसका element 3 beta है, with respect to 1 इसका n-1 beta है. So each element has a phase beta times more than the previous one. और अगेन उसी तरह आपके पास ये जो प्रोजेक्शंस हैं, these are all d cos of theta, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है it is also equal to d. So this distance is d cos of theta, d cos theta with respect to the previous one, and all these vectors are parallel to each other. ठीक है. So in this particular configuration we can write the array factor as a sum of these exponentials. ये हम कैसे निकालते हैं? You can go back and have a look at the two element case as well, this one. So see, this is the array factor that we have for two element case. So अगर इस expression को अगर हम देखें, so this is nothing else, this array factor is basically 2 times cos of 1 by 2 times kd cos of theta plus beta. और हमें पता है cos जो होता है it's sum of two exponentials, so this is e raised to power j 1 by 2 kd cos of theta plus beta plus e raised to power minus j 1 by 2 kd cos of theta minus plus beta divided by 2, और 2 से cancel हो जाएगा. So this for the case of two elements हमारे पास दो exponentials हैं जो consider हो रहे हैं इस केस में. और चूंकि हमने इसकी जो ज्योमेट्री रखी थी वो हमने इस तरह रखी थी that one is below the origin and one is above the origin. So that's why you have one exponential with positive sign and one exponential with negative sign. ठीक है. And the distance between the two is d by 2 with respect to the origin. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे 1 by 2 d आ रहा है. ठीक है. इसी चीज़ को हम लेके आगे चलते हैं फॉर एन एलिमेंट केस. और इस केस में अगर हम ये देखें, अगर हमारे पास पहला केस ये है तो ये जो एलिमेंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और इसका फेज जो है वो हम 0 कंसिडर कर रहे हैं. सो इसका मतलब है कि 1 तो इसका भी मैग्नीट्यूड है और फेज इसका है ये वाला है. सो इस केस में हम इसका फेज कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज फेज इज 0. सो हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है. फॉर सेकेंड वन, ये एलिमेंट है इसका अगेन एक एक्सपोनेंशियल होगा जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा, और इसका फेज जो है इट डिपेंड्स अपॉन डी एंड बीटा. तो जो इसका फेज है वो तो होगा बीटा, और जो डी है इट इज इक्वल टू डी. इस केस में ये d by 2 था क्योंकि हमने पिछला केस कंसिडर किया है. इस केस में इट विल बी d cos of theta. तो हमारे पास जो एलिमेंट 2 के ऊपर प्लेस हुआ है उसका जो एरे फैक्टर है नंबर 2 के लिए इट विल बी इक्वल टू 1 e raised to power j k d cos of theta, because now we're not having d by 2, we're having d, and then we have beta over here. ठीक है. और अगर हम AF तीसरे एलिमेंट की बात करें, मैग्नीट्यूड उसका 1 ही होगा, और सेकंड के केस में थर्ड के केस में विद रिस्पेक्ट टू दी वन एट दी ओरिजिन इसका डिस्टेंस 2d है और इसका फेज 2 बीटा है. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा e raised to power 2j times kd cos of theta plus beta. Likewise AF4 जो होगा इट विल बी 1 e raised to power 3j kd cos of theta plus beta and so on so forth. तो हमारे पास जो सेकेंड एलिमेंट है इट इज kd cos theta plus beta, थर्ड वाला विल बी 2 times that, and the nth one will be n-1 kd cos theta plus beta. तो अब ये चूंकि एक sum of exponentials है, we can write it in the summation form as summation n is from 1 up till n e raised to power j n-1 psi. और ये जो psi है it is nothing else but kd cos of theta plus beta. जो यहाँ पे हमने लिख दिया. सो फॉर एन एलिमेंट एरे हमारे पास जो एरे फैक्टर है इट इज रिटन लाइक दिस समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल्स. तो अगर मैं इसको फेजर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये जो हमारे पास एरे फैक्टर है इसको अगर मैं फेजर फॉर्म में लिखूँ तो वो किस तरह होगा कि आपके पास एक एरे फैक्टर जो फर्स्ट वाला है उस केस में इट इज 1 विद फेज 0. तो आपके पास एक यूनिट एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और फेज 0 है, सो इट इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन. द सेकेंड वन उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन फेज जो है वो साई है विच इज जस्ट kd cos theta plus beta. तो ये उसका एक फेज है. जो सेकंड वाला है उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन फेज जो है वो 2 साई है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज 2 times साई. तो ये आपके पास सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं आप इन सब को इनको ऐड करते जाएं तो दिस विल बी द रिजल्टेंट वन, द लास्ट वन विद एंगल n-1 साई. तो सम ऑफ ऑल दीज vectors can be written as this vector which is the overall array factor which is expressed by this expression over here.
तो आप इस, अगर आप इस एरे फैक्टर का मैग्नीट्यूड और फेज निकाल लेते हैं, दैट विल बी द ओवरऑल एरे फैक्टर ऑफ द एरे. ओके. So since the total array factor for the uniform array is summation of the exponentials, it can be represented by a vector sum of n phasors, such each of unit amplitude and progressive phase psi relative to the previous one. जो हम ये बात करते आ रहे हैं, इन सबको आप ऐड करते जाएं तो आपके पास overall array factor निकल आएगा. So it is apparent from the phasor diagram that the amplitude and phase of the array factor can be controlled in uniform ways by properly selecting the relative phase phi between the element. So एरे फैक्टर की जो शेप है या जो इसकी जो ओवरऑल शेप होगी, इट इज कंट्रोल्ड बाय द रिलेटिव फेज साई. ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, तो आप इस साई को चेंज करके, विच इज नथिंग एल्स बट के डी कॉज ऑफ थीटा प्लस बीटा, और साई को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग डी विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द एरे एलिमेंट्स, and we know if you change d it has to be uniform. ठीक है, and beta is the excitation phase जो कि आप individual elements को feed कर रहे हैं. So by changing psi you can change the shape of the array factor when you are having a uniform linear array. So in case of non-uniform arrays you can change both the amplitude and the phase to control the formation and distribution of the total array factor. So अगर आपके पास ये जो spacing है ये non-uniform है, then in that case you can change the magnitude as well as the phase to find out or to actually change the overall array factor of this particular array. So the array factor can also be expressed in an alternate compact and closed form whose functions and their distributions are more recognizable. तो हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे इस फॉर्म की, ये जो हमारे पास एक समेशन वाली फॉर्म आई है, हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड अ मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म. और वो हम कैसे निकाल सकते हैं? सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन कि आपके पास जो एरे फैक्टर की एक्सप्रेशन निकली है जनरलाइज्ड, दैट इज n इज फ्रॉम 1 till n e raised to power j n minus 1 times psi, and psi is nothing else but kd cos of theta plus beta. तो इस केस में हम क्या करते हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ई रेज़ टू पावर जे साई. तो दोनों साइड्स को हम ई रेज़ टू पावर जे साई से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी और इसको भी. जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये जो n-1 है इट विल बिकम कैपिटल N, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 1 से लेकर n-1 तक है. जब आप इसमें एक और ई रेज़ टू पावर जे साई ऐड कर देंगे तो वो n तक हो जाएगा. सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन ओवर हेयर. और अब आप इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में से माइनस कर दें, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन ओवर हेयर. AF which is the array factor times e raised to power j psi minus 1 and minus 1 e raised to power j n psi. बाकी सारी टर्म्स एक दूसरे की कैंसिल हो जाएंगी. You can try it yourself and you will see. All you need to do is इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन which is this over here, इन दोनों से आप माइनस कर दें, you will see that you will get this expression. और अब आप क्या करें, इस दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें e raised to power j psi minus 1 से, तो आपके पास एरे फैक्टर की जो एक्सप्रेशन आ जाएगी इट विल बी लाइक दिस. अब थोड़ी सी और मैनिपुलेशन करें, टेक n/2 psi e raised to power j n/2 psi कॉमन ले लें, ऊपर से भी नीचे से भी, तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगी. द रीजन टू डू अ लिटिल मोर मैनिपुलेशंस इज टू गेट दिस फॉर्म. ठीक है, और हम देखेंगे कि इस फॉर्म का आगे क्या यूज होगा. तो हमारे पास जो ओवरऑल एरे फैक्टर आ रहा है after certain manipulations it comes out to be like this. This is e raised to power j n-1 divided by 2 psi sine of n/2 psi over sine of psi by 2. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती है एरे फैक्टर की. अच्छा, so if the reference point is at the physical center of the array, तो हमारे पास एरे फैक्टर reduced down to this expression. इसका क्या मतलब है, अगर आप ये देखें कि ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है ये किस एलिमेंट का है, इट इज दी n-1 divided by 2 एलिमेंट. इसका मतलब है कि अगर आपके पास टोटल n एलिमेंट्स हैं तो इट्स टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट विच इज एट द मिडल n/2, दिस n-1/2. सो इट्स टॉकिंग अबाउट द मिडल एलिमेंट. तो अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट ही मिडल एलिमेंट पे कंसीडर करूं तो इट मींस रेफरेंस पॉइंट विल हैव अ फेज 0. तो जब फेज 0 होगा तो ये एलिमेंट जो है वो विल बी कंसीडर्ड एज 1 विद द फेज 0, 1 e raised to power j 0. सो उस केस में दिस you will not have an exponential over here. ठीक है, एंड देन यू हैव साइन ऑफ n/2 psi एंड साइन ऑफ psi by 2 ओवर हेयर. और अगर यही जो आपके पास psi है, इफ इट इज अ स्मॉलर वैल्यू, तो हमें पता है साइन ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज द वैल्यू इटसेल्फ, तो इट कैन बी रिड्यूस्ड डाउन टू दिस फॉर्म एज वेल. ठीक है, ओनली व्हेन psi इज अ स्मॉलर वैल्यू. और अगर हम इसको, अब हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, वी हैव n टोटल एलिमेंट्स, तो अगर मैं इनको डिवाइड बाय n कर दूं तो आई विल हैव अ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ एरे फैक्टर. सो एरे फैक्टर इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म इट इज 1 over n times this, the expression that you have over here, which we can see here as well.
और इसमें साई जो है इट इज नथिंग एल्स बट के डी कॉस थीटा प्लस बीटा. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्सप्रेशन whenever we talk about psi, we'll say it is equal to kd cos of theta plus beta. Okay, so this is the overall expression for the array factor. This is the normalized array factor for n elements placed uniformly in a linear form. ठीक है. So अगर हम find out करना चाहेंगे इसके nulls कहाँ पे होंगे, so to find the nulls of the array, the normalized जो array factor it is set equal to 0 जिसे हमने पहले किया था. So इस फॉर्म को जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, so this sin of n by 2 psi would be equal to 0, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगी. So sin of n by 2 psi is equal to 0. और ये sin n by 2 ये जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या हो, that will make sin of that value equal to 0. तो हमें पता है वो प्लस माइनस n पाई के बराबर हो. So for sin plus minus n pi this value will be equal to 0. So again you substitute that value. तो आर्ग्यूमेंट जो है आपके पास, this argument अब n पाई से इक्वेट कर दें और हमें पता है साई क्या होता है, साई इज नथिंग एल्स बट के डी कॉस थीटा प्लस बीटा. आप वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें और उसके अंदर से थीटा की वैल्यू निकाल लें. तो जो थीटा की वैल्यू निकलेगी इट कम्स आउट टू बी दिस एक्सप्रेशन ओवर हेयर. ठीक है, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. और इस केस में n जो है इट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बट n विल नॉट बी इक्वल टू n 2 and 3n. ठीक है, विद 6 10 c. 6 10 c जो है वो ये वाली फॉर्म है. You can go back to your book and see, because यहाँ पे आपके पास n की फॉर्म आ रही है एक डिनोमिनेटर में. सो जो स्मॉल n है विल नॉट बी इक्वल टू n 2 and 3n, क्योंकि उस केस में वो नल नहीं दे रहा होगा, वो साइन 0 over 0 की फॉर्म बन रही होगी एंड अकॉर्डिंग टू L'Hopital रूल दैट विल गिव यू अ मैक्सिमम वैल्यू. सो 6 10 c जो है वो ये वाली एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन में n जो है वो n 2 and 3n नहीं होगा, n will have only value 1 2 3 and so on so forth. So the value of n determines the order of the null. कि अगर n की वैल्यू 1 है it means the first null, n की वैल्यू 2 होगी it will be the second null and so on so forth. For a 0 to exist, the argument of the arc cosine cannot exceed unity. ये वही वाली बात है कि इसके अंदर का जो अंदर की वैल्यूज हैं it should not exceed unity. +1 या -1 के बीच में रहेगा, only then you can find a valid theta, क्योंकि cos की वैल्यू +1 और -1 के बाहर नहीं हो सकती. So thus the number of nulls that can exist will be a function of the element separation d and beta. तो कितने नल्स होंगे इट डिपेंड्स अपॉन डी एंड बीटा इन दिस केस. ठीक है, ये डिफाइन करेंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ नल्स क्या होंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज डिफाइन करेंगी कि इस आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी एंड हाउ मेनी थीटास विल बी देयर दैट विल जस्टिफाई दिस एक्सप्रेशन. एंड व्हाट अबाउट द मैक्सिमम वैल्यूज. सो अगेन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो एरे फैक्टर की एक्सप्रेशन है दिस वन जो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड एरे फैक्टर है, यू सब्स्टिट्यूट इक्वल टू पुट इट इक्वल टू 1. अब ये वैल्यू अगर हम 1 के इक्वल पुट करें तो लेट्स सी ये 1 अगर हो, 1 कब होगा, फॉर एग्जांपल ये 1 मैक्सिमम तब होगा जब हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है दिस विल बी इक्वल टू 0. जब डिनोमिनेटर छोटी वैल्यू होगी so 1 over 0 will be a very large value, so it will give you a maximum value. So it means this sin psi by 2 we need to put it equal to 0. ठीक है, so that this array factor will be a maximum value. So put sin psi by 2 is equal to 0. It means psi by 2 should be equal to sin inverse 0. और sin inverse 0 कब होता है, वो प्लस माइनस m पाई पे, यहाँ पे हमने उसको m से डिनोट कर दिया है. तो psi by 2 would be equal to प्लस माइनस m पाई और m is 0 1 2. तो अगर 2 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो psi comes out to be प्लस माइनस 2m पाई, और हमें पता है कि जो psi है वो किसके बराबर होता है, के डी कॉस थीटा प्लस बीटा के. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन you can find what are the thetas which will give you the maximum values. तो वो वैल्यू थीटा m की ये निकलती है, this one. ठीक है, for m is equal to 0 1 2. तो जो पहला मैक्सिमा होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, the maximum value will be when m is equal to 0. जब m is equal to 0 पुट करेंगे, you put m is equal to 0 over here, तो आपके पास जो थीटा m की वैल्यू आती है it will be cos inverse lambda beta by 2 pi d. This is the angle which will give you the first maxima. ठीक है, और ये थीटा m जो है ये अकर तब करता है जब आपका ऑब्जर्वेशन एंगल जो है वो इट विल बिकम साई इज इक्वल टू 0. ये कैसे निकलता है, ओनली थिंग यू नीड टू डू इज सब्स्टिट्यूट दिस थीटा m ओवर हेयर. ठीक है, जब थीटा m यहाँ पे पुट करेंगे यू वुड सी दैट साई विल कम आउट टू बी 0. वो कैसे, क्योंकि हमें पता है कि कोसाइन जो होता है ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन होता है, तो cos ऑफ x इज सेम एज cos ऑफ माइनस x. तो आप इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे तो cos इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास के डी टाइम्स लैम्डा बीटा ओवर 2 पाई डी आ जाएगा. तो आपके पास k जो है वो
2 पाई लैम्डा से कट जाएगा, डी से कट जाएगा, एंड बिकॉज दिस इज ए इवन फंक्शन सो यू कैन हैव अ माइनस साइन हेयर एज वेल। तो जो माइनस बीटा है वो इस प्लस बीटा में ऐड होगा, तो साई विल बी इक्वल टू 0। So the first maxima है it will be when m is equal to 0 and it is when psi will be equal to 0 as well, ठीक है। जो अदर मैक्सिमाज होंगे वो कहाँ होंगे, m is equal to 1 पे, m is equal to 2 पे and so forth, ठीक है। जो अदर मैक्सिमाज हैं they are actually the maximas of the side lobes। तो जो मेन लोब है आपकी उसका मैक्सिमा होगा m is equal to 0 पे, and साइड लोब्स जो होंगे वो depending upon how many side lobes you have, m is equal to 1 पे फर्स्ट साइड लोब का मैक्सिमा, सेकंड साइड लोब का मैक्सिमा m is equal to 2 पे होगा and so forth। Likewise, you can find the half power point, which is the 3 dB point, और वो कैसे होगा कि हम अगेन जो आपके पास एरे फैक्टर है आप उसको 3 dB पॉइंट की वैल्यू के साथ कंपेयर कर लें, और 3 dB पॉइंट पे हमारी वैल्यू क्या होती है, अगर ये नॉर्मलाइज्ड एरे फैक्टर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 एंड 3 dB डाउन विल बी 0.707, सो यू पुट दिस इक्वल टू 0.707। तो अगर आप ये देखें इस वक्त हमने जो इसकी अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली टेकिंग यूजिंग दिस फॉर्म sin n psi by 2 over n psi by 2। तो इस केस में ये हम पुट कर देंगे इक्वल टू 0.707। अगर हम देखें ये क्या है, दिस इज साइन x ओवर x, ये एक सिंक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप अपने चैप्टर अपने बुक के एंड पे एनेक्सर 1 को देखें, यहाँ पे उसको रेफर भी किया हुआ है, वो जो टेबल है वो एक सिंक फंक्शन का टेबल है जिसके अंदर सिंक की मुख्तलिफ वैल्यूज, x की मुख्तलिफ वैल्यूज पे सिंक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। यू वुड सी उस टेबल के अंदर कि जो साइन x की जो वैल्यू है, sin x over x की जो x की वैल्यू है which gives you 0.707, it is plus minus 1.391। so for x 1.391 you will get a magnitude of 0.707, you can see in your appendix 1 as well, ठीक है। so अब अगेन हम क्या करेंगे, we'll put this argument equal to 0.707। तो इसका मतलब है कि आपके पास n psi by 2 which will be this whole thing, this is equal to 1.391, और psi क्या होता है, it is kd cos of theta plus beta, and this theta will be the value which will give us the half power point। आप इसको प्लस माइनस 1.391 से कंपेयर कर लें like this, और इसमें से थीटा की वैल्यू निकाल लें। सो अगेन थोड़ी मैनिपुलेशन करें, आपके पास थीटा h की वैल्यू ये वाली आ जाएगी which is cos inverse lambda over 2 pi d minus beta plus minus 2.782 over n। अब हमें पता है ये जो फेज है थीटा, ये इन टर्म्स ऑफ कोसाइन आया हुआ है, तो हमें पता है कॉस और साइन जो है उसमें पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है, तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ साइन भी लिख सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। सो बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस विल गिव यू द सेम रिजल्ट, ठीक है। सो अब इस केस में हमें जो पॉइंट मिल गया है ये हाफ पावर पॉइंट है विच इज थीटा एच। अब इस हाफ पावर पॉइंट से हम हाफ पावर बीम विड्थ निकाल सकते हैं किसी भी एंटेना की। अब हमें पता है हाफ पावर बीम विड्थ क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये मेन बीम है, सो दिस इज योर मैक्सिमा एंड दिस इज योर 3 dB डाउन पॉइंट। तो ये जो एंगल आपके पास आ रहा है, दिस एंगल विल गिव यू, दिस थीटा एम विल गिव यू मैक्सिमम गेन, एंड दिस थीटा विल गिव यू द हाफ पावर पॉइंट। तो इन दोनों के जो बीच का पॉइंट है इट विल गिव यू वन साइड ऑफ द हाफ पावर बीम विड्थ। तो बिकॉज हमें पता है हाफ पावर बीम विड्थ दोनों साइड्स पे होती है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है इट विल गिव मी दिस। सो इफ आई फाइंड थीटा एम माइनस थीटा एच will give me this angle, and if I multiply it by 2 it will give me the half power beam width of the antenna। so the half power beam width theta h, यहाँ पे इसका symbol थोड़ा different है, can be found once the angles of the first maxima which is the main lobe maxima and the half power point, ये जो हमने theta h find किया है, अगर हमें ये पता चल जाए तो आप 2 times theta m minus theta h से half power beam width find out कर सकते हैं। So if we talk about secondary maximas, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे हमने m is equal to 1, 2, 3 करें, these are the secondary maximas which are actually the maximas of minor lobes or the side lobes। So the secondary maxima for minor lobe occurs approximately when the numerator attains its maximum value। तो आपके पास ये जो numerator है array factor का, अगर ये maximum value attain कर ले, you will have maximas in that case। So उस केस में वो maxima कब देगा? So you put this, ये sin का जो value है, maximum value क्या हो सकती है? plus minus 1। So आप put sin n by 2 psi equal to plus minus 1, psi की वैल्यू है kd cos of theta plus beta, just substitute over here, and from this you would see कि ये जो argument है ये जब odd multiples of pi होगा only then it will give you the maximum value, क्योंकि sin 1 कब होता है 90 पे और 270 पे, ठीक है।
90 पे +1 होता है और 270 पे -1 होता है। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 यानी π/2, 3π/2, 5π/2 के ऊपर ये आपको मैक्सिमा दे रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है अंदर वाला, यू पुट दिस आर्ग्यूमेंट इक्वल टू दिस, ठीक है। और अगर इसको थोड़ी सी मैनिपुलेशन करें तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगल है इट कम्स आउट टू बी दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर। और इसके अंदर आप s को वेरी करेंगे 1, 2, 3 सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो द मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट माइनर लोब occurs approximately, अब अगेन आप वो सब्सटीट्यूट करके आप देख सकते हैं, पुट s इज इक्वल टू 1 हेयर, इसके अंदर आप s इज इक्वल टू 1 पुट करें तो आपके पास ये जो एंगल आ रहा है, ठीक है, इस एंगल ये इक्वल हो जाएगा s जब 1 है, इट विल बी 2 + 1 3, 3/2 पाई। तो आपके पास ये जो आर्ग्यूमेंट है, दिस आर्ग्यूमेंट कब 3π/2 के बराबर हो जाएगा। सो इफ यू गो बैक टू योर अपेंडिक्स 1 एंड यू वुड सी कि ये जो आपके पास आर्ग्यूमेंट आ रहा है ये 3π/2 कब देता है, यू वुड सी कि ये वैल्यू 0.212 होगी व्हेन यू टॉकिंग अबाउट 3π/2। 3π/2 का मतलब है 3 × पाई डिवाइड बाय 2, ये तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग निकलता है आपके पास, ये वैल्यू आती है। सो इस केस में आपके पास जो एरे फैक्टर की वैल्यू है वो 0.212 हो जाती है। इसका मतलब है कि वो वैल्यू मैक्सिमा से, अगर फॉर एग्जांपल दिस वाज योर मैक्सिमा और ये साइड लोब है, तो ये 1 से लेके अब ये 0.212 पे आ जाएगा। दिस इज द साइड लोब मैक्सिमा, ठीक है। और चूंकि हम मैग्नीट्यूड की खाली बात कर रहे हैं, सो हम साइन x/x के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो चूंकि सिंक फंक्शन जो होता है इट इज़ एक्चुअली लाइक दिस, तो आपके पास ये जो नेगेटिव साइड्स हैं इसको भी हम ऊपर कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड। और इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे एक दी हुई है कि फॉर एग्जांपल ये एक सिंक फंक्शन है साइन x/x। तो अगर आप ये देखें मैक्सिमा आपके पास 1 है यहाँ पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये 1 जो है ये 0.707 हो जाता है, यू वुड सी दैट आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो 1.391 के बराबर है एट दिस पॉइंट, x विल बी इक्वल टू 1.391, और वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हमने 1.391 कंसिडर किया है। और फॉर द फर्स्ट माइनर लोब मैक्सिमा आपके पास वो जो वैल्यू है वो 0.217 आती है जब ये वैल्यू 3π/2 के बराबर है जो आर्ग्यूमेंट है। सो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये 3π/2 के बराबर हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो 0.217 आती है। यू कैन गो बैक एंड सी अपेंडिक्स 1 फॉर दैट, ठीक है। तो वो 0.212 आती है और वो तकरीबन -13.46 dB है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू 0 dB है तो ये वैल्यू -13.46 dB आपके पास आएगी सेकेंड माइनर लोब के मैक्सिमा की। Okay, so let's talk about the arrangement of this array, of this linear array, which can generate a broadside radiation pattern, an ordinary end-fire radiation pattern, phased and Hansen-Woodyard end-fire. ये दोनों हम next lecture में discuss करेंगे. Right now we'll talk about these two examples where we are going to have the maximas in the broadside, which is that maxima will be in the 90-degree direction. और एंड फायर, ऑर्डिनरी एंड फायर के केस में आपके जो मैक्सिमास होंगे इट विल बी एट थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 180। ये अगले दो जो हैं विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो फॉर अ ब्रॉड साइड एरे बेसिकली व्हाट वी वांट इज कि अब हमने जो एन एरे ऑफ एलिमेंट्स हमने यूज़ किया है हम उससे एक ब्रॉड साइड रेडिएशन पैटर्न जनरेट करें, मीनिंग कि आपके पास जो रेडिएशन पैटर्न है इट विल बी इन द डायरेक्शन theta is equal to 90 degree. So a broadside array is an array which has a maximum radiation at theta is equal to 90 degree. So that is normal to the axis of array. तो array अगर आपके पास z डायरेक्शन में है तो आपके पास जो मैक्सिमा होगा वो y डायरेक्शन में होगा। So if for example this is x, this is y and this is z, अगर आपके पास array z डायरेक्शन में है तो आपके पास जो मैक्सिमा होगा वो y डायरेक्शन में होगा, that is normal to the axis of the array. So for optimal solution both the element factor and the array factor should have their maximas at theta is equal to 90 degree. इसका मतलब ये है कि जो array factor आपने यूज़ करना है उसका थीटा भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे मैक्सिमा हो, और जो एलिमेंट्स आप यूज़ करेंगे उनका भी जो रेडिएशन पैटर्न है दे शुड हैव अ मैक्सिमा इन दी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में आपके पास एक ऑप्टिमम सोल्यूशन आएगा वेर योर पैटर्न विल बी मैक्सिमा इन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। So for array factor normalize one, the first maxima किस कब अकर होता है when psi is equal to 0। ये हमने शुरू में बात की थी यहाँ पे here कि जब m is equal to 0 होता है this is the direction of maxima और यहाँ पे psi is equal to 0 होता है। So इस केस में we can say
psi would be equal to 0, it means kd cos theta plus beta would be equal to 0. So since it is desired to have maxima towards theta is equal to 90 degree, हम इस केस के अंदर theta is equal to 90 degree put कर दें. So if theta is equal to 90 here, cos 90 will be equal to 0. So हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0. So इसका मतलब ये है कि अगर आप इन n एलिमेंट जो आपने लीनियर एलिमेंट्स प्लेस किए हैं, अगर आप इनको जो फेज एक्साइटेशन है वो सेम दे दें, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स, तो आपके पास जो रेडिएशन पैटर्न जनरेट होगा इट विल बी मैक्सिमम अराउंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. दैट्स ऑल व्हाट इट मींस. So thus to have a maximum of array factor of a uniform linear array directed broadside to the axis of the array, it is necessary that all elements have the same phase excitation in addition to the phase same magnitude excitation. तो अगर आप n elements प्लेस करें along z एक्सेस और इन सारों का जो फेज एक्साइटेशन और एम्पलीट्यूड एक्साइटेशन सेम रख दें, तो जो रेडिएशन पैटर्न ये जनरेट करेंगे दे विल बी इन दी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. दैट इज द ब्रॉड साइड रेडिएशन पैटर्न. दिस इज अ पैटर्न where we having a broadside radiation pattern where we having n elements placed along the z axis और उनके बीच में जो spacing है वो हमने lambda by 4 रखी है. तो here you can see the maxima is along y axis. ठीक है, this is the array factor for this particular case. So to ensure that there are no maximas in other direction, अब चूंकि हमारा desired कंडीशन ये है कि हमारे पास मैक्सिमा सिर्फ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे होना चाहिए. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी डोंट हैव एनी अदर मैक्सिमास, तो जो अदर डायरेक्शन में मैक्सिमास होते हैं उनको हम ग्रेटिंग लोब्स कहते हैं. ठीक है, सो उस केस में जो सेपरेशन है इट शुड नॉट बी इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ्स. तो जो डी है इट शुड नॉट बी मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ्स. जो आपने जिस तरह हमने यहाँ पे ये लैम्डा बाय 4 लिया हुआ है, इट शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स. अगर ये मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स ये डी हो जाएगा तो आपके पास मैक्सिमास जनरेट होंगे इन अदर डायरेक्शंस एज वेल. ठीक है, और ये हम केस बात कर रहे हैं व्हेन बीटा इज इक्वल टू 0, हम ब्रॉड साइड एरे की बात कर रहे हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल ये वाला केस होता है एंड वी डू कंसिडर डी टू बी इक्वल टू एन लैम्डा, तो फॉर एग्जांपल हमने क्या बात की थी कि साई जो है इट इज के डी कॉस थीटा प्लस बीटा, और जब हम डी को एन लैम्डा पुट करेंगे वी विल हैव other maximas as well. So if you go back to that expression, here we saw that these are the theta for maximas in different direction. m is equal to 0 पे ये जो है आपको दे रहा है फर्स्ट मैक्सिमा, और m is equal to 1 2 3 पे आपको ये वैल्यू दे रहा होगा अदर मैक्सिमास की. और उस केस में साई की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2m पाई. जब m 0 होगा तो साई 0 होगा, और फिर अगर m की कोई और वैल्यूज है, मींस इफ यू हैव अदर मैक्सिमास देन साई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2m पाई. ठीक है, तो अदर मैक्सिमास के लिए साई की वैल्यू ली जाती है 2m पाई. सो अब इस केस में बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट अदर मैक्सिमास, सो d विल बी इक्वल टू n लैम्डा. तो ये जो आर्ग्यूमेंट है के डी कॉस थीटा प्लस बीटा, इसमें हम d लेंगे n लैम्डा और बीटा हम 0 ही कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट अ ब्रॉड साइड एरे. तो बीटा इज इक्वल टू 0 और n को हम कंसिडर कर रहे हैं 1 2 3, और ये जो पूरी एलिमेंट है दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2n पाई, जिस तरह यहाँ पे हम अदर के लिए ले रहे हैं. तो अब इस केस में व्हेन बीटा इज इक्वल टू 0 ये एलिमेंट 0 हो जाएगा और d की जगह पुट कर देंगे n लैम्डा. सो यू विल हैव, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, यू विल हैव के डी कॉज ऑफ थीटा प्लस बीटा, और इसमें हम पुट कर देंगे d इज इक्वल टू n लैम्डा एंड बीटा इज इक्वल टू 0. सो अब इस केस में एंड दिस इज दिस होल थिंग, इसके अंदर जब हम बीटा 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी. d विल बी इक्वल टू n लैम्डा, तो इट विल बी k टाइम्स n लैम्डा, और k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, दिस इज n लैम्डा, लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई n कॉज ऑफ थीटा, ये कॉज ऑफ थीटा ये वाला है, एंड वी नो दैट दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n पाई. ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन ये 2n पाई वाली आई हुई है. ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखूं तो 2 पाई n कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस 2n पाई के बराबर कब होगा, जब ये कॉस थीटा जो है ये प्लस माइनस 1 होगा. व्हेन कॉस थीटा प्लस 1 होगा तो ये प्लस 2n पाई हो जाएगा, जब कॉस थीटा माइनस 1 होगा तो ये प्लस माइनस 2n पाई हो जाएगा. सो कॉस थीटा प्लस माइनस 1 कब होता है, ये होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री. ठीक है, सो यही बात यहाँ पे हो रही है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री तो आपके पास प्लस माइनस 2n पाई यहाँ पे आ जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मैक्सिमाज आएंगे पहली तो बात वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे तो आएंगे बिकॉज ऑफ द ब्रॉड साइड एरे, लेकिन चूंकि नाउ यू हैविंग d इज इक्वल टू n लैम्डा, अब आपके पास एक मैक्सिमा 0 डिग्री पे भी आएगा और 180 डिग्री पे भी आएगा. सो नाउ you're going to have 2 more मैक्सिमास.
So this value of psi when substituted in array factor makes the array factor attain its maximum value. चूँकि हमें पता है कि जो psi की value जो है this one, this will also get you maximum values. ठीक है, along with psi is equal to 0, psi is equal to 2m pi will also give you maximum values as well. So in this case, in addition to having the maxima of array factor directed broadside, that is theta is equal to 90 degree to the axis of array, there are additional maximas directed along the axis theta is equal to 0 and 180 degree of the array, जो कि end fire radiation केस में होता है. If you remember, हमने end fire radiation pattern देखा था, उसके अंदर हमारे पास theta is equal to 0 और theta is equal to 180 degree पे radiation pattern generate हो रहा था. So in this case, broadside और end fire दोनों radiation patterns generate हो रहे हैं. When in this case you have n is equal to 10 elements और उनके बीच में जो spacing है वो आपने lambda consider की हुई है. So now you have theta is equal to 90 degree पे भी आपका radiation pattern है, and that this is a 3-dimensional plot. और आपके पास theta is equal to 0 और theta is equal to 180 degree पे भी radiation patterns generate हो रहे हैं, and these two are the grating lobes. So if you have d less than lambda, you will have no grating lobes. If you have d greater than equal to lambda, you will have grating lobes as well. जो ये इस केस में आपके पास theta is equal to 0 और theta is equal to 180 के केस में आ रहा है. और आपके पास ये एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, दिस इज टेबल 6.1, जिसके अंदर एक ब्रॉड साइड एरे, दिस इज नल मैक्सिमा हाफ पावर पॉइंट एंड माइनर लोब मैक्सिमा फॉर यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड ब्रॉड साइड एरे. सो ब्रॉड साइड एरे के केस में नल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मैक्सिमस कहाँ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, हाफ पावर पॉइंट, माइनर लोब मैक्सिमा, फर्स्ट नल बीम विड्थ, हाफ पावर बीम विड्थ एंड फर्स्ट साइड लोब बीम विड्थ. आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग दीज रिलेशनशिप्स. अगेन यू डोंट हैव टू मेमोराइज दीज रिलेशनशिप्स. If you come across a question about a broadside array, you can directly use these relationships to find nulls and maximas. So I think we should conclude our today's lecture here. Inshallah, next lecture where we will talk about the ordinary end-fire phased scanning antennas, Hansen Woodyard end-fire antennas, और हमारे जो बाकी topics रह गए हैं, that are the directivity of an element linear array, design procedure, and we'll talk about some planar arrays as well. So let's conclude the lecture here. Thank you very much.